नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अच्छा, अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है सरकार के कार्यों को। इस चैप्टर से पहले हमने जब क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था तो हमने वहां पर देखा था कि सरकार के कार्य क्या होते हैं एंड इसके अलावा सरकार के स्तर कितने होते हैं। हमने 3 स्तर की सरकारों को डिस्कस किया था। एक आपकी स्थानीय स्तर की सरकार जो कि गांव या फिर शहर या मोहल्ले में होती है, जैसे कि आप देखते हो आपके गांव में ग्राम पंचायत हो गई, आपके शहर में नगर पालिका हो गई, ठीक है। फिर हमने राज्य स्तर की सरकार को डिस्कस किया था, जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, हरियाणा सरकार है, असम की सरकार है। फिर हमने राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बारे में बात की थी, जो कि पूरे देश की सरकार होती है, अर्थात केंद्र सरकार, ठीक है। इसके बाद में हमने सरकार के प्रकारों को भी डिस्कस किया था, एक राजतंत्रीय सरकार और एक लोकतंत्रीय सरकार। जिसमें लोकतंत्रीय सरकार हमारे देश में है, तो लोकतंत्रीय सरकार को हमने बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था। जब हम सरकार के कार्यों को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि सरकार का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना एंड इसके अलावा हमारे पड़ोसी देशों के साथ में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी यह भी होती है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी यह भी होती है कि अगर कोई प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे कि सुनामी है या भूकंप है, तो जो व्यक्ति पीड़ित हैं उन सभी व्यक्तियों की सहायता की जा सके। इसके अलावा अगर किसी के साथ में कोई अपराध होता है तो उसे न्याय मिल सके, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। आज के इस चैप्टर में हमें बात करना है मेडिकल की दुनिया में, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है एंड इस भूमिका को सरकार किस प्रकार से पूरी की पूरी तरह से निभाती है। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि लोकतंत्रीय सरकार में लोकतंत्रीय प्रशासन में सरकार की भूमिका क्या होती है। इसके बाद में हम स्वास्थ्य की बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं और स्वास्थ्य का पूरा डेफिनेशन हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई आप एग्जैक्ट उठाकर के इसको रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दुरुस्त यहाँ पर डेफिनेशन इसकी दी गई। इसके बाद में हम देखेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। यहां पर हम बात करेंगे कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किया है एंड उसका हमारे देश के लोगों के साथ में कैसा इंपैक्ट रहा है। क्या वो हम हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी उपलब्ध करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे। यहां पर हम बात करेंगे विकास की, ये हमारे देश का पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और ये हमारे देश का निगेटिव पॉइंट रहेगा। हमने कितनी उन्नति की वो हम यहां पर देखेंगे एंड हमारे देश में इस समय स्थिति क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे देश में जो हम कर देते हैं, टैक्स वगैरह देते हैं, तो टैक्स हमें क्यों देना चाहिए ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद में हम बात करेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे हमारे देश में तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका जिला अस्पताल हो गया या फिर आपके यहाँ का कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया जहां पर सरकारी डॉक्टर आकर बैठते हैं, आप उनसे अपना इलाज करवाते हो। एक होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो इन दोनों की स्थितियों को कंपेयर करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो ये है कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हमारे पास में इसमें समानता में देखने को मिलती है, क्या सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या फिर नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अगर हमें सुधार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अर्थात क्या किया जा सकता है। चैप्टर काफी बड़ा है, अगर ज्यादा टाइम लगता है तो हम इस चैप्टर को 2 पार्टों में भी डिवाइड करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो कल शाम को हम लाए थे, ठीक है, 7 बजे लाए थे, बट हुआ क्या, वो उस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आने की वजह से मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। रात को डिलीट हो गया था वीडियो वो, इस वजह से मैं इसका दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं वही वीडियो डाल देता, बट मैं उस वीडियो को अपने पास से भी डिलीट कर चुका था और यूट्यूब पर भी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, ठीक है। इसलिए हम इस चैप्टर का वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब चूंकि दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आपको इसमें कुछ ना कुछ बेहतर और नया देखने को मिलेगा। एंड हाँ, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आ चुका है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है जिसका नाम है समानता, तो जाकर देख लीजिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में आप सभी लोगों का हमें उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट मिला। जितना डेली के वीडियोस में हमारे व्यूज आते थे उससे डबल आए, डेली जो लाइक मिलते थे उससे डबल लाइक मिले एंड वॉच टाइम भी हमारा लगभग डबल रहा है। तो इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो आपने कमेंट्स की थी, हमने सारी कमेंट्स पढ़ी हैं और आपके हिसाब से हम काम करने के लिए पूरी तरह से
तैयार हैं। ठीक है, आपकी बहुत ही प्यारी कमेंट हमें प्राप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में भी आप सभी लोगों का उतना ही सपोर्ट हमें मिलेगा। तो आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसका नाम है सरकार क्या है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस चैप्टर का वीडियो दे देंगे। आप प्लीज जाकर के उस चैप्टर को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि उस चैप्टर में हम बेसिक बातें हमने सरकार की डिस्कस की थी। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक मिल रहा है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार की क्या भूमिका रहती है वो यहां पर हम पहले देख लेते हैं। छोटी सी लाइन में बहुत ही बड़ी बात यहां पर कही गई, इसको समझो। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़क के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अगर हम राजतंत्र और लोकतंत्री प्रशासन की बात करें तो राजतंत्र कैसा होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकतंत्री प्रशासन में जो आम जनता होती है वो सरकार से उम्मीद लगाकर बैठती है कि वो हमारे लिए अर्थात आम जनता के कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। अच्छा, कल्याण कितने क्षेत्रों में कर सकते हैं? तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा के। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, अच्छी हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा के। जैसे कि अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में केजरीवाल जी की सरकार को देखोगे, आम आदमी पार्टी, तो इन्होंने जब इनकी पार्टी बनी नहीं थी, जब ये राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले इन्होंने कई सारे आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद इन्होंने कई सारे क्षेत्रों में काम किया। ठीक है, सरकार बनने के बाद में इनके 2 क्षेत्रों के कार्यों को आज भी देखा जाता है। पहला आपका शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया और दूसरा आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया। ठीक है, बाकी के क्षेत्रों में क्या किया मुझे लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं। बट अगर आप इन 2 सेक्टर्स को देखोगे तो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए एंड इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दिया। ठीक है, 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कि आपको सबसे यहां पर अलग चीज देखने को मिलेगी। हर सरकार से अलग स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलती है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी यह भी होती है कि रोजगार प्रदान करें। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की अगर सरकार की बात करें या फिर पूरे देश की सरकारों की बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग हर सरकार फेल रही है। कोई भी सरकार अभी तक ऐसी नहीं आई जिसने सभी लोगों को रोजगार प्रदान किया हो। ठीक है, सरकार बनती है, उसके विरोधी कहते हैं कि भाई हम आपको रोजगार देंगे, वो आते हैं फिर उनके विरोधी कहने लगते हैं। हर विरोधी यही कह के सरकार बनाता है कि हम आपको रोजगार देंगे और रोजगार कोई नहीं दे पाता है। ठीक है, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं बट रोजगार सरकार देती है। आप देखो पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनको भी तो रोजगार गवर्नमेंट नहीं दिया है। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट ने रोजगार दिया। आप देख रहे हो हर क्षेत्र में रोजगार तो मिला है लोगों को बट सभी को रोजगार कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो रोजगार प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा गृह निर्माण अर्थात गरीबों को कॉलोनी देकर के उनके घर बनवाना, ठीक है, सड़क का विकास करना, बिजली इत्यादि उपलब्ध करवाना, ये लोकतांत्रिक सरकार में मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, सरकार क्या है, स्वास्थ्य क्या है। अच्छा, यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है इस डेफिनेशन को आप मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। क्या ऐसा अर्थ है? एक स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन तो यही होगी ना कि आप बीमार नहीं हैं और आपको कोई चोट नहीं लगी, अर्थात आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझें, ठीक है, तो डेफिनेशन केवल इतनी ही नहीं होगी। कैसे? लेकिन स्वस्थ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई स्वास्थ्य का संबंध केवल बीमारियों से नहीं होता है। ठीक है, केवल बीमारियों से अगर हम स्वास्थ्य का संबंध रखेंगे तो इस संसार में जो बीमार नहीं व्यक्ति है वो अस्वस्थ नहीं रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा। और इस तरह से अगर हम देखें, केवल अगर बीमारियों से इनका हम संबंध करने की जो व्यक्ति बीमार है हमें उसके ऊपर केवल ध्यान देना है तो देश में बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी इस चीज को यहां पर समझो। देखो, बीमारी के अलावा हमें उन कारणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, जो कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम अगर स्वच्छ पानी पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वहीं अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपको हैजा है, इसके अलावा हेपेटाइटिस है, इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप प्रदूषण मुक्त वातावरण में नहीं रहोगे, ठीक है, अगर आप प्रदूषण में रहोगे तो भी आपको बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, हैजा है, हेपेटाइटिस है और टीबी जैसी बीमारियां अगर आप प्रदूषण में रहते हो। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर मच्छर बहुत है तो मलेरिया है, डेंगू जैसी बीमारियां आपको
ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरी ओर यदि लोगों को पेट भर भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अब अगर आपका पेट भर भोजन नहीं मिलेगा और आपसे काम ज़्यादा लिया जाएगा तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, एक दिन बीमार पड़ जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि आप अस्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति का पेट भरा रहे और हर व्यक्ति घुटन भरी अवस्था में ना रहे, ठीक है। इसके अलावा सुस्त और अकर्मण्य रहना, ठीक है। इसके अलावा चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। अगर आप सुस्त रहते हैं अर्थात आलसी रहते हो, ठीक है, अगर आप का कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और आप कोई भी काम नहीं करते हो, दिन भर चारपाई पर लेटे रहते हो, तो भी आप अस्वस्थ हो जाओगे अगर आज अस्वस्थ नहीं हो। अगर आप चिंताग्रस्त रहते हो, आपके पास टेंशन लगी हुई है कि भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अरे नेता बन जाना, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ कोचिंग खोल देना, कोई धंधा डाल देना, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हो। चिंताग्रस्त रहोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। लंबे समय तक अगर आप डरे सहमे रहोगे तो भी आपका जो जीवन है, ठीक है, स्वस्थ जीवन के लक्षण ये नहीं, आपका जीवन खराब होगा। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं, ये बात आप याद रखना। तो ये पूरी आपको स्वास्थ्य की यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। हमारा केवल बीमारियों और चोटों से मुक्त रहना ही स्वस्थ व्यक्ति रहने, स्वस्थ होने की निशानी नहीं है, ठीक है। आप स्वस्थ तब रहेंगे जब आप बीमारी और चोट लगने वाले सभी कारणों से भी दूर रहेंगे, ठीक है, सभी कारणों से दूर रहेंगे। जैसे कि आपको जो तो गंदगी में नहीं रहना है, ऐसे स्थान पर रहना है जहां पर आपको स्वच्छ पानी मिल सके, ठीक है। आपको सुस्त नहीं रहना है, अगर आप सुस्त रह रहे हो तो तुरंत अपना इलाज करो, ठीक है। क्यों सुस्त हो, आप डरे सहमे नहीं रहो, ठीक है, खाली पेट मत रहो, आप घुटन भरी अवस्था में ना रहो। अगर ये चीजें आपके पास में है तो आप अस्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन आपको यहां पर ये मिलती है। अब हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की, कि भारत ने अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कितनी अधिक उन्नति की है और हमारे देश में इसका क्या इंपैक्ट रहा है, इसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलू यहां पर दिए जा रहे हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस रो में जिन पहलुओं की बात की गई वो हमारे देश की पॉजिटिव बातें हैं और इस रो में जो बात की गई वो हमारे देश की निगेटिव आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। संसार भर में अगर आप देखो तो भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते। कहने का अर्थ यहाँ पर ये, इस पूरी लाइन का, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये है कि अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे कि किस देश में सबसे अधिक आपको डॉक्टरी की डिग्री प्रदान करने वाले, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कराने वाले महाविद्यालय देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा देश भारत है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ऐसे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी जहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कराई जाती है। दूसरी बात, भारत में सबसे अधिक डॉक्टरों को भी तैयार किया जाता है। कितने, तो लगभग हर वर्ष 30,000 डॉक्टर नए तैयार होते हैं। कितने, 30,000 डॉक्टर नए तैयार होते हैं हमारे भारत देश में लगभग हर साल, ठीक है। अब वहीं अगर हम हमारे भारत देश की इसी की निगेटिव इमेज की बात करें तो भारत में अधिकांश डॉक्टर जो हैं शहरी क्षेत्र में ही बसते हैं। आपको ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो संसाधनों अधिक होते हैं। पहला बात ये हो गया, संसाधन अधिक होंगे। दूसरा, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तीसरा, शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो आप हर इक्विपमेंट ला सकते हो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में डॉक्टरों की इनकम भी अधिक होती है, ठीक है। लोग बीमार पड़ने के बाद में शहर की ओर ही भागते हैं। एक रीजन ये हो सकता है। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। देखो, किसी भी बात को आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, निगेटिवली भी ले सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर बात की, भारत में अधिकांश डॉक्टर जो हैं शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, तो हम इसे पॉजिटिवली ले सकते हैं कि भाई शहर में इतने अधिक डॉक्टर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी निगेटिव इमेज आपको ये देखने को मिल रही है कि गांव में भी तो लोग रहते हैं, भाई गांव में डॉक्टर क्यों नहीं इतने अधिक हैं जितने अधिक आपको शहर में देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे के कई सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रीजन तो हमने बता दिया, संसाधनों की कमी है गांव क्षेत्र में। दूसरा रीजन ये भी आपको मिलता है कि गांव क्षेत्र में यातायात की सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है। भाई गांव में अगर हम बड़ा हॉस्पिटल खोलकर बैठ जाएंगे और व्यक्ति क्या है कि अगर बीमार पड़ रहा है तो वो किसी गांव में आकर इलाज थोड़ी ना करवाएगा, वहां पर उसे पहुंचने में संसाधन की एक तो कमी मिलेगी, दूसरा यातायात की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको शहर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भारत में अधिकांश डॉक्टर जो है वो आपको शहरी इलाके में देखने को मिलेंगे। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती
करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा निगेटिवली हम लेते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर गाँव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि उस दूरी को तय कर पाने से पहले ही व्यक्ति मर जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहर में बीमार पड़ रहा है तो डॉक्टर तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कहने का अर्थ यहाँ पर ये जो लाइन दी जा रही है इसका कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर हम गांव क्षेत्र में देखें तो आम जनता की जनसंख्या ज्यादा है, डॉक्टरों की संख्या कम है। जैसे कि 100 लोगों पर एक डॉक्टर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम शहरों में जाएं तो शहरों में 100 लोगों पर पता चले कि 10 डॉक्टर बैठे हुए इलाज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको फर्क देखने को मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। जबकि हमारे देश में लगभग 30,000 डॉक्टर हर साल नए तैयार होते हैं और डॉक्टरों की रिटायरमेंट वगैरह जल्दी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 60 साल की उम्र के बाद में डॉक्टर रिटायर हो गए, वो तो उसके बाद भी इलाज करते रहते हैं। ये चीज आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। अगर आप हमारे देश की बात करें, अगर हम केवल अपने देश की बात करें तो सन 1950 में भारत में केवल 2717 हॉस्पिटल थे। 1991 तक आते आते हमारे देश में आपको 11,174 हॉस्पिटल देखने को मिले एंड उसके मात्र 27 साल बाद लगभग सन 2017 तक आते आते ये संख्या डबल हो गई। आपको 23,583 हॉस्पिटल 2017 में देखने को मिलने लगे। अभी तक अगर आप देखोगे तो इसकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। अभी जो आंकड़ा है अपडेट होकर के नहीं आया है, इसका एनसीईआरटी में यही 2017 तक का ही आंकड़ा दिया गया था, तो हमने वो यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप देखो तो हमारे देश में मेडिकल के क्षेत्र में कितनी तीव्रता से प्रगति हो रही है। कोरोना काल के बाद में तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बने, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, नई नई फैसिलिटीज़ आई, नई नई मशीनें बन गई और भी लोग जागरूक हुए। ठीक है, लेकिन अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो भारत में बहुत ज़्यादा आपको हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम हमारे देश का निगेटिव इमेज की देखें तो भारत में इतने अधिक हॉस्पिटल होने के बाद भी करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक अर्थात टीबी से मर जाते हैं, टीबी से। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक तो हॉस्पिटल भाई बहुत सारे बन गए। हम 1950 की बात करें तो 1950 में हमारे देश में 2,717 हॉस्पिटल थे और आज की अगर बात करें 2017 के आंकड़े की बात करें तो 23,583 हॉस्पिटल आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम टीबी के मरीजों की बात करें तो आज़ादी के टाइम में भी आपको पूरे देश में लमसम एक साल में 5 लाख लोगों की संख्या देखने को मिलती थी, आज भी उतनी ही देखने को मिले। तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ठीक है, इस संख्या में भी कोई भी कमी का अनुभव नहीं किया गया, जबकि डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का एक रीजन आपको देखने को मिलता है जागरूकता। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे कि भाई आपको टीबी की बीमारी हुई, आप तुरंत जाकर जांच कराइएगा। अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो जांच कराइएगा और जांच कराने के बाद में उसका इलाज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो आप अपने आसपास गंदगी को खत्म कीजिएगा, आप अपने आसपास सफाई लाइएगा, कहीं पर भी पानी भरा हुआ ना रहने दीजिएगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीजें हमें देखने को मिलेंगे। भले ही 23,000 से 1 लाख हॉस्पिटल की संख्या क्यों ना हो जाए और 1 लाख डॉक्टर हम प्रतिवर्ष क्यों ना प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, ये जो आपको चीज देखने को मिलती है इसके पीछे का मुख्य रीजन है जागरूकता। ठीक है, और हम आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं तो यहां पर देखने को मिलता है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हमारे देश में दुनिया के टॉप मोस्ट, ठीक है, जो ऊपर के टॉप लेवल के हॉस्पिटल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से विश्व के कई सारे देशों से लोग हमारे देश में इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे देश में वो फैसिलिटीज मिलती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, जो है तो अनुभव भी ज़्यादा है एंड हर बीमारी का इलाज भी आपको देखने को मिलता है। इस वजह से लगभग पूरे दुनिया के, ठीक है, विभिन्न देशों से लोग हमारे यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब वही अगर हम हमारे देश की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम सबको हमारे देश में अगर आप देखो तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप ग्रामीण
इलाके में देखोगे तो ग्रामीण इलाके में जिन लोगों ने अपनी समर वगैरह लगा के रखी है, ठीक है, वो लोग अपने मतलब थोड़ा बहुत स्वच्छ जल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जमीन से पानी निकालते हैं और उसे पीते हैं, फिल्टर वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में देखोगे जिन्होंने समर नहीं लगवाई है, ठीक है, वो, ठीक है, मतलब जिनके पास में समर वगैरह है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो जमीन से निकाला हुआ पानी पीते हैं। और शहरी इलाके का पानी इतना गंदा हो चुका है, आप किसी भी बड़े शहर में जाकर चलिए। मैं आगरा गया था अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, तो मैंने आगरा के जो तो नल का पानी पिया, मैं मुंह में ले गया तो मुझे उल्टी हो गई, इतना गंदा पानी था। और वही पानी रेलवे स्टेशन के जो टोटी लगी होती हैं वहां पर निकल रहा था, वो आम जनता को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और उसके आसपास क्या कि बोतल लगाई गई थी कि आप या तो वो पानी फ्री में जो गंदा आ रहा है वो पियो, और अदरवाइज अभी आप ये पानी खरीद कर पियो, ठीक है। आप वहां पर स्वच्छ पानी उपलब्ध तो करवा सकते हो ना, हम नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपको शहरी इलाकों में देखने को मिलती हैं, या तो हम खरीद के पानी पिएं या तो हम गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएं। तो हम आज भी अपने देश को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, संचारणीय बीमारियां जो होती हैं, मतलब छूने से या फिर जूठा खाने से जो फैलती बीमारियां हैं, एक दूसरे से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। कई सारी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों में 21% ऐसी बीमारी, देखो जितनी भी संचारणीय बीमारियां होती हैं उनमें से 21% ऐसी बीमारियां हैं जो जल की वजह से, जल जनित होती हैं, जल की वजह से एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। जैसे कि आपकी हैजा बीमारी हो गई, हैजा, ठीक है, ये जल से एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। दूसरी बीमारी आपकी पेट के कीड़े वाली हो गई, ठीक है। तीसरी बीमारी आपकी हेपेटाइटिस हो गई। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि भारत विश्व का दवाइयां निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश आज बन चुका है। किस क्षेत्र में? दवाई निर्यात करने में, दवाई बनाने में और निर्यात करने में आज हमारा देश जो है तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। आज हम भारत देश की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक दवाइयां बनाई जाती हैं, हम तीसरे नंबर पर आते हैं, और उन दवाइयों को विदेशों में भेजा भी जाता है, बेचा भी जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें हमारे देश के इसी टॉपिक में नेगेटिव इमेज की, तो भारत के समस्त बच्चों में से, जितने भी भारत के बच्चे हैं, ठीक है, सभी बच्चों में से आधों का जो पेट है, आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। आधों का पेट जो है पूरा नहीं भरता है, ठीक है, और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं, आधा ही पेट भर पाता है, ठीक है। हमारे देश में जितने बच्चे देखने को मिलते हैं, अर्थात हमारे देश के बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे देश का एक निगेटिव पॉइंट है। तो हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काम कर रही है, बट जिन लोगों के पास में पैसा है, ठीक है, उन लोगों को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे देश के, जो हमारे देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किया है, 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए। एंड हमारे देश में विकास होने के बाद भी जो स्थितियां हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसे भी आप एग्जैक्ट, मतलब 4 पॉइंट थे, हाँ 4 पॉइंट डिस्कस किए। इसे भी आप एग्जैक्ट मेंस या फिर प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रख सकते हो, ठीक है। जो नेगेटिव पॉइंट है इनको आप एग्जैक्ट मेंस में लिख सकते हो इसी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए जिनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, हमें हॉस्पिटल चाहिए। जैसे कि आप देखो केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की है, हर राज्य को करनी चाहिए, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना हर राज्य को करनी चाहिए। वैसे प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक अपने चलाते हैं, ठीक है। डॉक्टर के अपने अपने क्लिनिक होते हैं। वो बात अलग है कि ये जो क्लिनिक होते हैं बहुत महंगे होते हैं, बट ये चलते हैं, ठीक है। इनको जो गरीब हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, फिर कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लगभग हर इलाके में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। दूसरा, अस्पताल भी होने चाहिए, ठीक है। हमें देखो सभी बीमारियों से बचाव के लिए और बीमारी के उपचार के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहला आपका स्वास्थ्य केंद्र हो गया, दूसरा अस्पताल हो गया, तीसरा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं। और जो प्रयोगशालाएं हमें मौजूद हैं या फिर जो प्रयोगशालाएं मिले उनका समय समय पर निरीक्षण भी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अपने यहाँ का एक केस बता रहा हूँ। हमारे एक व्यक्ति हैं जिनके पेट में बहुत दर्द हुआ, ठीक है। तो वो गए थे प्रयोगशाला गए, उन्होंने सोचा कि भाई लैब में जाकर के टेस्ट करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, देखते हैं क्या बीमारी हो गई जिस वजह से इतना अधिक दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में पथरी हो गई, स्टोन जिसे कहते हैं, तो पथरी हो गई। 7 पथरी बताई, ठीक है। बताया कि एक बड़ी है, बाकी छोटी छोटी पथरी आपको देखने को मिलती हैं। उनको टेंशन हो गई, वो बड़े हॉस्पिटल में गए, ठीक है। और बड़े हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, आप हमारे यहाँ पर जांच कराओ। और जब उन्होंने वहां पर जांच कराई तो वो बता रहे कि आपके लीवर में सूजन है। अब बताओ कि किसकी रिपोर्ट को माना जाए। जहां पर पहले जांच कराई थी वो कह रहा है कि पथरी है, जहां बाद में जांच कराई वो कह रहा है कि नहीं आपके तो लीवर में सूजन है। किसकी बात को माना जाए? तो जो प्रयोगशालाएं हमें मौजूद
हैं उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए कि ये सही रिपोर्ट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, और प्रयोगशालाएं भी चाहिए। पता चले कि हम खून की जांच कराने के लिए गए, मलेरिया नहीं था लेकिन फिर भी निकाल दिया गया मलेरिया, हम मलेरिया की दवाई खाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं मौजूद होनी चाहिए ताकि बीमारी का पता चल सके और सटीक पता चल सके। इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधाएं होनी चाहिए, ब्लड बैंक आदि इत्यादि चीजों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो मरीज को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें, ठीक है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। अच्छा, इन सभी सेवाओं को चलाने के लिए भाई हॉस्पिटल है, चलाने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, नर्स की आवश्यकता है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवकों की आवश्यकता है। तो इन सभी सुविधाओं को चलाने के लिए, इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें इन सभी लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवक की, नर्स की, योग्य डॉक्टर की एंड इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों की, जिसे हम कहते हैं सर्जन, ठीक है, उनकी भी आवश्यकता है जो परामर्श दे सकें, इसके अलावा रोग की पहचान कर सकें और इलाज भी कर सकें। हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए हैं जो अगर लीवर में सूजन है तो बता दें कि आपके जो तो स्टोन है, ठीक है, आपके पथरी है, और अगर पथरी है तो बता दें कि आपके लीवर में सूजन है। ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें शिक्षित योग्य डॉक्टर चाहिए, ठीक है, और ऐसे परामर्शदाता चाहिए। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण की भी आवश्यकता है, ये भी चीजें चाहिए, ठीक है। भाई दवाइयों के क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे यहाँ दवाइयां पर्याप्त मात्रा में बन रही हैं, हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आते हैं दवाइयों को बनाने के क्षेत्र में, और निर्यात भी बड़ी मात्रा में करते हैं, ठीक है। हमें उपकरणों की आवश्यकता है, उपकरण भी हमारे देश में लगभग अगर आप देखोगे आज के टाइम में तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति की है, मौजूद है, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, इन सभी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, उपकरण की भी, दवाइयों की भी, ठीक है, डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, नर्स की भी जरूरत पड़ती है, जितनी भी चीज़ों की हमने बात की इन सभी की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी भारत में बड़ी संख्या में। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है, ठीक है, क्योंकि हम हर साल लगभग 30,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 30,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी लोग पढ़े लिखे आते हैं, तो हमारे पास में डॉक्टर भी हैं, दवाखाने भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। आज अगर आप देखो तो हजारों की संख्या में हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे, कोरोना काल के बाद में और भी अधिक खुल गए हैं, ठीक है। हमारे पास में इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है, ठीक है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी, इनको चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ये कुछ ऐसे चिकित्सालय या फिर कहें कि हॉस्पिटल होते हैं जिन्हें सरकार ऑन करती है और सरकार इनको चलाती भी है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति भी हुई है, जो कि हमने अभी देख ली 4 पॉइंटों के माध्यम से, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां भी उपलब्ध हैं। अगर आप देखो तो कोरोना काल के टाइम पर हमारे यहाँ पर वैक्सीन भी बना ली गई थी, जो कि विश्व के कई सारे देशों ने बनाई, लेकिन हमारी वैक्सीन जो थी कई सारे देशों में गई और वहां पर लगाई भी गई, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियों का इलाज जो है हमारे देश में फटाफट आज ढूंढ लिया जाता है। तो हमारे पास में योग्यता या फिर संसाधनों की आज के टाइम पर कमी नहीं है, ना ही अनुभव की कमी है। आखिरकार फिर कमी किस चीज की है? हमने जो 4 निगेटिव पॉइंट देखे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिरकार कमी किस चीज की आज हमारे देश में इतनी अधिक बीमारियां देखने को मिलती हैं, इतने अधिक लोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है हमारे देश का दूसरा स्तंभ। क्या है? दूसरा स्तंभ, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्तंभ क्या है? अगर आपने संविधान के बारे में पढ़ा है तो हमने देखा था कि संविधान, अभी हमने संविधान के बारे में पढ़ा नहीं है, क्लास 8 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास 8 में, क्लास 9 में। मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के 4 स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला विधायिका, जिस पर हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। दूसरा स्तंभ आपको मिलता है कार्यपालिका। तीसरा स्तंभ जो आपको मिलता है वो न्यायपालिका। चौथा स्तंभ आपको मिलता है मीडिया, ठीक है। अब मीडिया की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम न्यायपालिका की बात करेंगे, ना ही हम विधायिका की बात करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम कार्यपालिका की बात करने वाले। किसकी? कार्यपालिका की हमें यहां पर बात करनी है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका की हमें यहां पर बात करनी। कैसे? तो फिर भी दूसरा स्तंभ भी दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। देखो क्या होता है, जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने में काफी पैसा खर्च होता है। तो कई बार क्या है कि गवर्नमेंट नीट का एग्जाम करवा के बच्चों को क्या है कि पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाती है, 5 साल का कोर्स करवाती है, उनको पूरी ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, कुछ समय तक तो मतलब जब डॉक्टर बन जाते हैं तो कुछ समय तक तो सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और पैसे कमाने में लग जाते हैं। लगभग हर डॉक्टर ही करता है, 90% डॉक्टर जो है 95% तक हो जाएंगे डॉक्टर, ऐसा ही करते हैं। एक बार डॉक्टर बनने के बाद में पैसा कमाने में लग जाते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो तो हॉस्पिटल में काम करेंगे, वहां से अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे, वहां से पॉपुलैरिटी लेंगे, कहेंगे कि वो उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति जॉब करता है या फिर जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करता है वो योग्य होता है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल की अपेक्षा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ज्यादा योग्य डॉक्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर वो जो आते हैं पूरी की पूरी एक प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये प्रक्रियाएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी क्षेत्र में चले आओ, जो आपको शिक्षक देखने को मिलेंगे, डॉक्टर देखने को मिलेंगे, इंजीनियर देखने को मिलेंगे, बैंक के कर्मचारी देखने को मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, आईएएस मिलेंगे। इन सभी के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, ठीक है। ये सभी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद में ये सभी काम करना ही बंद कर देते, सबको आलस चढ़ जाता है, फिर सबको पैसा चाहिए, ठीक है। फिर काम करना, ये इनको लगता है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए मतलब सब, अब क्या है कि इनको कोई निकाल नहीं सकता है और काम करना बंद। आप देखो दुनिया, भारत में सबसे भ्रष्ट जो इलाका है, डिपार्टमेंट, वो आपको बिजली विभाग मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही 6 दिन की ड्यूटी होती है, 3 दिन ही आएंगे। 3 दिन अपने जो असिस्टेंट होता है या फिर जो कंपाउंडर होता है उसको ट्रेंड कर दिया और ट्रेंड करके वहां पर बैठाने लगे। मैं आपको अपने गांव की बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ पर काफी बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ठीक है। एक मैदान था खेल का, जहां पर हर साल काफी सारे टूर्नामेंट होते थे। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी वॉलीबॉल की टीम थी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियन थी, किसी ने हरा नहीं पाई थी। वहां पर आकर के गवर्नमेंट ने क्या किया कि हॉस्पिटल बना दिया। जब हॉस्पिटल बन गया उसके बाद में कहा गया कि भाई यहाँ पर 4 से 5 डॉक्टर रहेंगे, ठीक है, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि केवल एक डॉक्टर आता है सुबह 9 बजे, ठीक है, और सुबह 9 बजे आकर के 2 बजे चला आता है दोपहर में, ठीक है। बाकी का इतना बड़ा जो हॉस्पिटल खोला गया है, केवल एक ही डॉक्टर आता है, कोई भी सुविधाएं आज के टाइम पर उपलब्ध नहीं है। और हॉस्पिटल बने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 12 सालें 13 सालें हुई हैं, ठीक है, 12-13 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति अगर रहेगी, ये कार्यपालिका की यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती। गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवाया, सारे इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए, डॉक्टरों को सैलरी दे रहे हैं, डॉक्टरों को जॉब दिलवाई, लेकिन कार्यपालिका में यहां आपको कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। पूरे कमरे बने हुए हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट हैं, बट डॉक्टर नहीं है। ये चीज़ें आपको हम लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। आप बिजली विभाग में देख लो, हाँ हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारे गांव का स्थानीय हॉस्पिटल है तो ऐसा हो सकता है। आप जिला अस्पताल की बात कर लो, मैं जिला अस्पताल में जाकर के देखो, आप जिला अस्पताल में जाओ, रिपोर्ट करवा दो जाकर, आप जांच करवाओ जाकर के, और जांच की रिपोर्ट जो है कहेंगे कि दूसरे दिन लो आकर के। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कहेंगे 2 घंटे रुको, अभी हम निकाल कर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कमी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप हमारे संविधान का दूसरा स्तंभ अर्थात कार्यपालिका को देखोगे तो इसका आपको यहां पर विफलता यहां पर कार्यपालिका में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या है कि कई सारे सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन की श्रेणी में डाल रही है, जैसे कि बिजली विभाग हो गया, ठीक है, इससे प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया अपने भारत देश का सबसे भ्रष्ट जो है वो बिजली विभाग ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हो सकता है कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी प्राइवेटाइजेशन में डाला जाए, ठीक है, ताकि यहां पर जिन कर्मचारियों को लाया जाए वो अपना काम कर सकें, ठीक है, काम उनसे करवाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बहुत डायलॉग हो गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है ये हमारे देश का दूसरा स्तंभ दिखाता है, ठीक है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हमारे पास में ज्ञान भी है, पैसा भी है, इक्विपमेंट भी है, दवाइयां भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, डॉक्टर भी हैं। इतना सब होने के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में आज भी असमर्थ हैं। इसके पीछे दूसरे स्तंभ की विफलता है, कार्यपालिका की विफलता है, ठीक है। यह विरोधाभासजनक स्थिति जो हमारी अपेक्षा के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा, ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। तो ये हमें क्या है कि विरोधाभासजनक स्थिति देखने को मिल रही है, जो हमने अपेक्षा इसकी कभी नहीं की थी, ठीक है। हमें क्या करना होगा, जागरूक होना होगा इसके लिए, हमें डॉक्टरों से काम करवाना होगा, ठीक है, हर इलाके में। मैं भाई अपने यहाँ पर डॉक्टरों के पीछे पड़ा हूँ, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उनके खिलाफ 1-2 बार रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि वो आए, ठीक है, और जब भी रिपोर्ट होती है वो आते हैं फिर चले जाते हैं,
ठीक है। जब भी कुछ मैं करता हूँ तो आते हैं, इसके बाद में रहते हैं, ठीक है। 2-4-10 दिन तक अपना जो है तो सेटअप लगाकर बैठते हैं, फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर काम करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको हर इलाके में देखने को मिलेगी, लेकिन हमें जागरूक होना होगा, बार बार इनके खिलाफ आपको रिपोर्ट करनी होगी, तब जाकर के यहाँ पर कार्यपालिका में आपको जो विफलता आज देखने को मिल रही है ये सफलता में परिवर्तित होगी, ठीक है। हर क्षेत्र में आपको जागरूक होना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें जो मिल रहा है यहाँ पर वो है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, टैक्स हमें सरकार को क्यों देना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का रीजन भी आप समझो, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग रीजन है। हम बहुत ही कम समय में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है और इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। देखो, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट बसेस हो गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें इस पैसे का यूज़ किया था जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, ठीक है। जिससे सभी नागरिकों को फायदा हो सके। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर पाएंगे। अब भाई सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस है, ठीक है, यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। न्यायिक व्यवस्था में, ठीक है, अगर हम अपनी खुद की न्यायालय खोलेंगे तो भाई इसका इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स प्राप्त करके इस क्षेत्र में काम कर सकती है। राजमार्ग बनाना हो गया, हम अपने आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम सभी लोग मिलकर के गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट राजमार्ग वगैरह बनाती है, ठीक है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं और कुछ सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सेवा हो गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण, ठीक है। इसके अलावा व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमें उपलब्ध करवाती है। अब आप कहोगे कि व्यवसायिक प्रशिक्षण का अर्थ क्या हुआ, यहां पर तो गवर्नमेंट ने कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करवाया, तो आपको जानकारी की कमी है भाई साहब। देखो, हमारी जो मोदी सरकार है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो केंद्र सरकार है उसने रोजगार, एक मिनट क्या था, उन्होंने एक क्या है कि जनता के लिए, मतलब आम लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, वो तो चीज़ एक अलग हो गई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, व्यक्ति के कौशल का विकास करने के लिए। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी में इस चीज़ को डिस्कस किया था। एंड सामाजिक कल्याण को लेकर भी गवर्नमेंट कई सारे काम करती है। हम केवल बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं करें, लगभग हर गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काम करती है, ठीक है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो इस मामलों में राहत और पुनर्निर्वास के लिए भी इसी पैसे का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, परमाणु संयंत्र हो गए, प्रक्षेपास्त्र हो गए, इनसे संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा ही करों से प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। गवर्नमेंट पैसा कोई छापती थोड़ी ना है। गवर्नमेंट को जो टैक्स के माध्यम से पैसा प्राप्त होता है, उसी पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, इन क्षेत्रों को फंडिंग देती है और ये क्षेत्र आगे विकास करते हैं। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि बाजार जो बाजार से नहीं खरीद पाते हैं, हाँ, गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देखो तो स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज करा सकते हो, ठीक है, आप सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको क्या है कि प्रधानमंत्री की तरफ से मकान, घर वगैरह बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, कॉलोनी वगैरह दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राशन वितरण योजना भी है। तो ये सारी जो योजनाएं चलाई जाती हैं गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से ही चलाती है और हमारा ये अधिकार बनता है कि हम गवर्नमेंट से मांग कर सकें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है। और हम आरटीआई वगैरह फाइल करके हम इस पैसे का कहां कैसे यूज हुआ वो भी पता कर सकते हैं। तो ये चीजें हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लमसम 37 मिनट का हो चुका है। हम अगर आगे का भी डिस्कस करेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को, ठीक है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आपको मिलता है, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं एंड इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पार्ट 2 में रखते हैं। शाम को ठीक 7 बजे इसे हम डिस्कस करेंगे या फिर हम 5 बजे लाएं, आप जैसा बता दो कमेंट बॉक्स में, 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। 2 किस टाइम पर लाया जाए, 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। पार्ट 2 इसका शाम को आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। दृढ़ संकल्प 2.2 हमारी ये
चैनल है। एंड टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम इसी से रिलेटेड क्विज लेकर के आएंगे। आज शाम को ठीक 8 बजे क्विज आपको देखने को मिलेगी। एंड फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। एनसीईआरटी के नोट्स में भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस डिस्काउंट का आप लाभ उठा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। पार्ट 2 शाम को ठीक 7 बजे या 5 बजे आ जाएगा।